गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने क्लास 10th में पद्यखंड का अध्ययन किया। पद्यखंड में हमने फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया था जिसका नाम था सूरदास। आज हम गद्यखंड का अध्ययन करेंगे। गद्यखंड में हमारा फर्स्ट लेसन है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। और ऐसे आपके जो क्रम संख्या है उसमें पाठ नंबर 10 है और गद्यांश में ये पहला पाठ है। आपको दोनों हम चैप्टर पढ़ेंगे, पद्यांश और गद्यांश। तो हमने पद्य का एक पाठ पढ़ा, आज हम गद्य का एक पाठ पढ़ते हैं। इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचनाएं। देखिए पाठ पर आए। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक यानी पलंग पर, ये पर्यंक पलंग का पर्यायवाची, इसको ध्यान रखना है आपको। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। चलायमान जो शरीर है हमारा, नाशवान है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, यानी कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन, चपल का मतलब होता है चंचल, चंचल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। यहाँ पर श्वास के लिए बताया है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, यानी अपने एक एक श्वास के ऊपर हरि का गुणगान करना चाहिए। वृथा श्वास मत खोए, बेकार में श्वास नहीं खोनी चाहिए, भगवान के भजन करनी चाहिए। न जाने या श्वास को, पता नहीं श्वास का आवन हो या न हो, आना हो या ना आना हो। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि, शशि यानी चंद्रमा, काल के वश में होकर चंद्रमा, सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे, नहीं दिखेंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तृप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, यानी तपते यानी गर्म तवे पर एक बूंद, जल की बूंद रहती है, उस प्रकार क्षण भर का है। इसमें देखिए शब्दार्थ दे रखे हैं, आपके संदर्भ प्रसंग दे रखा है। देखिए एक बार संदर्भ को देख लेते हैं हम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के एक अभूतपूर्व अपूर्व स्वप्न शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। लेखक ने एक रात के विचित्र स्वप्न देखा कि कोई काम करना चाहिए, क्योंकि संसार में सब कुछ नश्वर है और जीवन भी स्थायी नहीं है। यानी जो हमने पाठ पढ़ा था उसका सार इसमें दे रखा है, प्रसंग में बता रखा है कि कवि के विचार क्या थे। इसके बाद में हमें व्याख्या दे रखी है। व्याख्या के बाद में विशेष दे रखा है, इसे आप एक बार देख लें। भारतेंदु जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए बताया है कि मनुष्य चाहता है कि मृत्यु के पश्चात लोग उसका नाम याद रखें। इसके लिए कुछ स्मरणीय काम करना चाहिए। इन पंक्तियों में संसार की रीति नीति के प्रखर व्यंग्य किया गया है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण, खरी बोली और शैली व्यंग्यात्मक है। यानी विशेष के अंदर इसमें जो चीज़ अलग दिखी उसका वर्णन इसमें कर दिया गया है। अब पाठ पढ़ते हैं आगे। पाठ में बता रहे हैं हमें यहाँ, इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनवा कर छोड़ जाऊँ। देवालय यानी भगवान का मंदिर बनाकर छोड़ जाऊँ। परंतु थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यदि अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं दिखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निकल जाएंगे। क्रिटिक यानी आलोचक जो होते हैं। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष दे रखा है, इसको आप देखें। आगे पढ़ते हैं पाठ। स्वप्न में ही प्रभात, प्रभात यानी सवेरे का जो समय होता है, होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की ही मुद्रा मोहरें निकली। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट
मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यंग्य हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि एक और अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देखें, संदर्भ प्रसंग देखें आप, इसके बाद में व्याख्या और फिर विशेष है। आगे देखें पाठ को। पाठ में बता रहे हैं यहाँ पर, हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसा दुष्कर कर्म को कर लेता। यह तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी। यहाँ तो केवल क्या थी, घर की मूछें ही मूछें थी। आपस में इनमें क्या थी, एक विचार ही विचार, इनके मन में विचार विद्यमान था। यहाँ पर समाज के लोगों के धन मांगने पर हित साधने और समृद्धि बनाने वाले कठोर व्यंग्य का इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखें इसके अंदर, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी आश्चर्य नहीं कि आप इस जन्म में न देखी सुनी होगी। इस जन्म में आपने नहीं देखी सुनी होगी। होनहार बलवान है, होनहार बलवान है, यानी समय यानी भविष्य में जो होने वाला है वो बलवान है। नहीं तो कलिकाल यानी जो बीत गया में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री, महामणि और मुग्धमणि शास्त्री यानी विद्वानों के लिए इसमें बताया गया है। बिना प्रयास हाथ लग गए कि सतयुग में आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों को खोजता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। फिर भी कहते हैं कि हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये पंडित राज मृगयाशील श्वास के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक अंधरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इसमें थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। यहाँ पर कवि इस पाठ के अंदर अपने जो स्वप्न में उसने पाठशाला देखी, उसमें एक नियुक्त अध्यापक को नियुक्त किया। वो अपूर्व और असाधारण था। महामुनि और मुग्धगणी शास्त्री पाठशाला में कार्य करने के लिए अद्भुत अध्यापक था और शिक्षकों को इसमें व्यंग्यपूर्ण विनोदपूर्ण वर्णन किया है। हंसी मजाक में व्यंग्य भी किया है इसके अंदर। आगे देखें, इनमें भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। एक और विद्वान मिले, इनका नाम क्या दिखा इन्होंने, प्राणांतक प्रसाद भी। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से संसार में विख्यात है। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। लेखक ने प्राणांतक के नाम से जो अकुशल डॉक्टर हैं, जो कुछ जानते नहीं हैं, उनके पर भी उन्होंने लेखक ने व्यंग्य कसा है। आगे देखें इसमें, अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, मैं मंथली जो तनख्वाह देते हैं वो देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। अगर देंगे पीछे वाला जो समय उसको देखेंगे,
यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, बंधन का मतलब प्रबंध कर देंगे, नहीं तो यह नियत कर देंगे, निश्चित कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधित द्रव्य हो उनका वे सब मिलकर नाश लिया करें। यहाँ पर लेखक ने इस पाठ के बारे में बताया है कि लेखक ने स्वप्न आया, अपने स्वप्न का नाम अमर रखने के लिए पाठशाला का निर्माण किया और उसमें अनेक विद्वानों को नियुक्त किया। दुर्लभ पाठशाला बनाने का उसे सौभाग्य मिला और विद्यालय में बच्चों को भेजने संबंधित इसमें बात कही गई। और व्यंग्य कैसा गया, इसकी शैली जो है व्यंग्यात्मक है। विद्यालय में धन का जो दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं विद्यालय के माध्यम से, उस पर भी कवि ने व्यंग्य कसा है। तो हमने ये पाठ पढ़ा, कवि ने हंसी मजाक में व्यंग्य के अंदर सारी बात को स्पष्ट कर दिया है। अब हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपका आंसर आएगा काशी। दूसरा पर्यंक, मैंने अभी आपको पाठ जब प्रारंभ हुआ था, पर्यंक का मतलब होता है पलंग, जो आपको बताया था। ये नीचे आंसर भी दे रखे हैं। फिर है लेखक के मन में प्रथम प्रश्न क्या आया, लेखक के मन में देखो आंसर भी लिख रखा है यहाँ पर कि प्रथम विचार आया कि संसार नाशवान है, इसमें अपने नाम को स्थायी और स्मरणीय बनाने का कोई उपाय करना चाहिए। आगे देखिए, इसमें उदंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे। उदंड पंडित हिमालय के कंदराओं में खोजकर बुलाए गए थे। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था, इसका नाम था लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, इनका नाम था। इसी प्रकार लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपके, 6, 7, 8 3 प्रश्न दे रखे हैं, इसके आंसर भी दे रखे हैं, आपको ये हल करने हैं। इसके बाद में आपके पास में निबंधात्मक प्रश्न है 9वें नंबर का। इसका क्वेश्चन है, सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग क्षेत्र का पॉइंट इन्होंने डाल रखा है आंसर में, इनको आप देखें एक बार। और आपके पास में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए इन्होंने अलग प्रकार की शैली बताई है, वर्णनात्मक शैली है, विचारात्मक है, भावात्मक है, उपदेशात्मक है, हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली है। तो यह इन्होंने इसका वर्णन किया है। देखिए अलग अलग प्रकार का है, इसको एक बार आपको पढ़ना है, समझना है। और 11वां क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या। तो आपको केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करने हैं, 11वां नहीं करना है, आपका कार्य यहीं तक रहेगा। हमने पद्यांश में पहला पाठ पढ़ा था सूरदास का, और आज हमने गद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से गद्यांश का पहला पाठ अध्ययन किया। हमने आज पाठ भी पढ़ा और क्वेश्चन आंसर भी हल किए इसके। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक इसके गृह कार्य के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर गृह कार्य के रूप में क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पढ़ना है, हल करना है, और नोटबुक में गृह कार्य करके आपको ये गृह कार्य जांच करवाना है। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे।